अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, एक के बाद एक एहतजाज, जब भी तरक्की का ग्राफ ऊपर जाने लगता है तभी एहतजाज की कॉल दे दी जाती है। जब भी सफारती कामयाबी मिलने लगती है तभी एहतजाज की कॉल दी जाती है। 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने दोबारा से एहतजाज की कॉल दी है। आखिर इस एहतजाज का मकसद क्या है? इस एहतजाज का मकसद इस बार ये है कि बानी पीटीआई की आज़ादी। जी हाँ, कहा गया है कि जब तक बानी पीटीआई की आज़ादी नहीं होती, जेल से रिहाई नहीं होती, तब तक एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। उसकी कॉल जो है वो कैंसिल नहीं की जाएगी, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, टीचर्स हों, किसान हों, वकील हों, किसी भी तबके से उनका ताल्लुक हो, मजदूर हों, रिक्शे वाले हों, उन सबको जो है वो एहतजाज में शिरकत की कॉल जो है वो दी गई है। लेकिन सोचने की बात यह है कि एक मजदूर जो दिहाड़ीदार है, जो 1000 या 1200 यार डेली की दिहाड़ी कमा रहा है, जो रात को दिहाड़ी कमा के जाता है और उसके घर का चूल्हा चलता है, उसका क्या होता है जब एहतजाज होता है? क्या ये जो स्टूडेंट्स हैं, क्या वो इस बात पे राज़ी हैं कि वो अपनी पढ़ाई और अपनी तालीम को पीछे रखकर इस सो कॉल्ड एहतजाज में जो है वो शिरकत करेंगे? और एहतजाज का मकसद भी सिर्फ़ और सिर्फ अपना मफाद है कि बानी पीटीआई को जेल से रिहाई दे दी जाए। यहाँ मैं पूछना चाहूँगी कि खान साहब की कानून की बालादस्ती क्या ये थी कि जब 9 मई को जिन्ना हाउस को जलाया गया और तोड़ फोड़ की गई, पूरे मुल्क को घेराव किया गया, पूरे मुल्क में जो है वो तोड़ फोड़ की गई, क्या ये कानून की बालादस्ती थी? आज जो हम लाहौर में मौजूद हैं और यहाँ की आवाम से जो मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे हम जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। ऐसे जो एहतजाज हैं वो ताजरों पे क्या इम्पेक्ट डालते हैं, उनकी जब वो कारोबार बंद होते हैं। ऐसे जो एहतजाज हैं वो स्टूडेंट्स पे क्या इम्पेक्ट डालते हैं जब उनकी तालीम जो है मुतासिर होती है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि आवाम की जो है वो रद्द अमल इस एहतजाज पे क्या है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ माल रोड ट्रेडर एसोसिएशन के सदर सुहेल महमूद भट्ट साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ के जो ट्रेडर्स हैं, जब इस तरह के एहतजाज होते हैं तो उनको किस हद तक जो है वो नुकसान होता है, और ये इस हवाले से क्या कहते हैं। बात ये है जी कि ये जो यहाँ पे हंगामे और धरने और जुलूस माल रोड पे आते हैं, तो इसके लिए तो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने क्लियर कट यहाँ पे जो है वो बंद किया हुआ है। 144 भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से लगी हुई है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ जो भी हालात हैं इस वक्त मुल्क के और सूबे के और लाहौर के, ये फोक की वजह से भी, स्मोक की वजह से भी, तो आगे ही ये सताए हुए हैं ताजर और बहुत ही मुश्किल में हैं। और इस दौरान ये जो कॉल है पीटीआई वालों की, वो किसी तरह भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये जब कॉल देते हैं जलसे जुलूस की तो ये इलीगल काम करते हैं, और जब ये कॉल देते हैं तो सारा डिस्टर्ब जो है वो ताजर हो जाता है। और ताजर, एक ताजर अगर डिस्टर्ब होता है, एक शॉप डिस्टर्ब होती है, तो उसके साथ 10, 12, 15 ख़ानदान डिस्टर्ब होते हैं। जो रोज़ की मजदूरी लेके जाते हैं वो अलहदा परेशान होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मुल्क के हालात और मुल्क का मौसम ये नहीं है कि आप दंदनाते फिरें सड़कों पे और आप ऐलान करते फिरें कि जी कारोबार बंद कर दें, मार्केटें बंद कर दें। तो मैं तो अपने ताजरों को भी ये कहूँगा कि वो किसी कॉल पे कोई तवज्जो न दें, अपना कारोबार जो है वो जारी रखें। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम कोई भी ऐसी हरकत जो कि गैर कानूनी होगी उसका डट कर मुकाबला करेंगे। आपको क्या लगता है भट्ट साहब, एक्सपीरियंस भी है आपका, आप इस एसोसिएशन के, ट्रेडर एसोसिएशन के सदर भी हैं, क्या ये जो एहतजाज हैं इस किस्म के, ये धरने हैं, क्या वो किसी भी मुश्किल का या किसी भी मसले का हल है? जी बिल्कुल कोई मसले का हल नहीं है। ये सियासी मामला जो हैं वो सियासी प्लेटफॉर्म पर हल होने चाहिए। उनको मार्केटों में लाने के लिए, सड़कों पे लाने के लिए तो मैं कंडेम करता हूँ, और इनसे ये जितने भी सियासी लोग हैं इनसे ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि खुदारा आप ताजरों पर, आप आवाम पर रहम करें और उनको उनका कारोबार करने दें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इस तरह के जो एहतजाज होते हैं, जब मार्केटें बंद करवाई जाती हैं, तो किस हद तक जो है वो आपको नुकसान होता है, और क्या कहेंगे इस हवाले से? इसके मतलब है कि यहाँ तक कि इंतहा तक चले जाते हैं हम। पूरा साल जो है वो खामोशी से गुजरता है, और जब से ये पीटीआई का मसला है, हर 15 दिन के बाद या 3 हफ्ते के बाद एहतजाज की कॉल होती है।
لوگ خوف و خراس میں آ جاتے ہیں اور نکلنا شکلنا بند ہو جاتا ہے، دکانداری پہ برا اثرات ہے۔ کیا محسوس کرتے ہیں آپ تاجروں کی صورتحال جب احتجاج کی کالز ہوتی ہے اور یہاں پہ ساری مارکیٹیں اور دکانیں جو ہیں وہ بند ہوتی ہیں؟ اس کال پہ جی سب سے پہلے ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں، جتنے بھی تاجر ہیں پہلے ہی کاروباری لحاظ سے بہت ڈاؤن ہے، بہت کمزور ہے۔ ایک دکان پہ اگر کسی نے پہلے روٹین میں 10 آدمی رکھے ہوئے تھے، ابھی 3 آدمی ہیں، تب بھی گزارا نہیں ہو رہا۔ سب سے زیادہ نقصان تاجروں کا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت بھی کوئی ہیوی ٹینشن ملکی لیول پہ بنتی ہے، فلڈ آ گیا یا کسی سائٹس پہ کوئی اور اس قسم کا مسئلہ بن گیا، تو اس معاملے میں ہر تاجر اپنی طرف سے اس میں ہیلپ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ مکمل طور پہ ہم ہیلپ کریں۔ تو کوئی بھی کال آتی ہے، کال میں سب سے پہلے ہمارا نقصان ہوتا ہے تاجروں کا، کیونکہ دکانیں بند ہو جاتی ہیں۔ دکانیں بند کرنے سے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سب ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ جی السلام علیکم، جی وعلیکم، کیا نام ہے میرا نام حافظ عابد علی۔ آپ کا؟ کس چیز کا؟ ہمارا بزنس الیکٹرانکس کا ہے۔ الیکٹرانکس کا۔ اچھا، آپ کیا 24 نومبر کو جو پاکستان تحریک انصاف نے کال دی ہے احتجاج کی، کیا دکانیں بند کر کے دکانوں پہ تالا لگا کے جائیں گے احتجاج؟ نہیں ہم تو بالکل نہیں جائیں گے۔ ایکچولی ہمارے جو آفس ہے وہ مال روڈ پہ ہے، تو مال روڈ تو آلریڈی پہلے ہی، یعنی کہ وہ جو بھی چھوٹا سا جلسہ جلوس ہوتا ہے تو سب سے پہلے مال روڈ ہی اس کا اثر انداز ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ تو نہیں جائیں گے، لیکن یہ کال ویسے کرنی نہیں چاہیے کیونکہ یہ سیاسی معاملہ ہے۔ اسے ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ سیاسی پلیٹ فارم پہ حل کیا جائے تو وہ بہتر ہے۔ تو باقی آگے ملک کے حالات آپ کے سامنے ہی ہیں، یعنی کہ فوگ کی وجہ سے، اسموک کی وجہ سے، اور یہ مارکیٹیں آلریڈی پہلے ہی 8 بجے بند ہو رہی ہیں۔ تو تاجر اتنا سفر کر رہے ہیں کہ لوگوں کے جو یا مال روڈ کے جو تاجر ہیں وہ تو ان شاپس کے رینٹ نہیں پے کر پا رہے نا۔ تو یہ تو ہم لوگ تو اسے بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے اور افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ اس وقت ہمارے ساتھ کچھ جو عام عوام ہے وہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ احتجاج کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو احتجاج ہوتے ہیں کس حد تک آپ کا نقصان کرتے ہیں؟ احتجاج ایک تو ملک کا بہت نقصان ہوتا ہے، اور پھر ہمارا پہلے بے روزگار غریب ملک ہے پہلے ہی، تو اس میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے۔ احتجاج کرنا تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور قانون ہمارے ایسے بنے ہوئے ہیں کہ احتجاج تحریک کی اتنی برائی ہے کہ ہر روز احتجاج، دکانیں بند کر دو، دکانیں کھول دو۔ یہ جو لوگ ڈیلی ویجز ہیں وہ بیچارے مر جاتے ہیں احتجاج میں، کیونکہ انہیں کچھ ملنا ہی نہیں۔ احتجاج تو ان لوگوں کا کام ہے جن کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، وہ جا کے وہ عیاشی کرتے ہیں۔ اچھا، آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ احتجاج جو کیا جاتا ہے اس میں کوئی عام عوام کا بھی کوئی فائدے کی بات ہوتی ہے یا فائدہ ہوتا ہے یا ان کا اپنا ذاتی مفاد ہوتا ہے؟ نہیں، ان کے ذاتی مفاد ہوتے ہیں۔ بس یہ احتجاج وغیرہ سے یہ ہوتا ہے کہ کافی نقصان ہوتا ہے کاروبار کا۔ یہ جو ڈیلی ویجز ہے نا، ہم ورکر جو ہیں ہمیں تو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے نا۔ ہم نے ڈیلی کا کام کرنا ہے، ڈیلی ہمیں پیمنٹ ملنی ہے، وہ نہیں ملتی تو پھر ہمارا کافی نقصان ہوتا ہے۔ تو جیسے آپ ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں، تو جب احتجاج ہوتا ہے، دکانیں بند ہوتی ہیں، آپ کو ظاہر سی بات ہے پیمنٹ نہیں ملتی، دہاڑی اس ٹائم نہیں ملتی، تو کس طرح سے جو ہے پھر گھر کا گزارا ہوتا ہے؟ بس جی کیا کہہ سکتے ہیں، غریب بندہ ہے وہ پھر مانگ تانگ کے گزارا کرتا ہے اور کیا کرتا ہے پھر۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے احتجاج کرنے سے کوئی آپ کے حق میں یا فائدے میں مزدور طبقے کے کوئی بات ہوتی ہے؟ نہیں، یہ ہمارے حق میں کوئی بات نہیں ہوتی، غریب عوام کے حق میں تو کوئی بات بھی نہیں ہوتی نا۔ یہ تو اپنے مفاد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کے اپنے مفاد ہوتے ہیں، عوام کے لیے کوئی بات نہیں کرتا۔ جب اس طرح کوئی اسٹرائکس ہوتی ہیں، دکانیں بند ہوتی ہیں، احتجاج ہوتا ہے، تو کیا کہیں گے آپ، کتنی مشکلات کا جو ہے وہ آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے؟ میں جس طرح شاپ کھلتی ہے تو ہمیں اس شاپ میں سے ہم نے تنخواہیں بھی ملنی ہوتی ہے، سارے اخراجات ادھر سے ہمارے گھر کے بھی چلتے ہیں۔ جب دکانیں نہیں کھلنی، نہ ہی ہمارے کوئی بزنس میں کوئی پروگرس اچھی ہونی ہے، تو ظاہری بات ہے ہمارے آنر نے ہمیں فارغ کر دینا، انہوں نے کہنا ہے گھر بیٹھے ہیں آپ۔ یہ ابھی روڈ بند کر دیں گے، مارکیٹیں بند ہو جائیں گی، ہمارا نقصان ہے، بجلی کے بل آ رہے ہیں، سب اخراجات نے آگے ہم نے لون لیا ہوا ہے۔ ظاہری بات ہے جب کاروبار نہیں ہوگا تو ہم کدھر سے سروائیو کریں گے؟ ہمارے آنے والی نسلیں اور ہم خود اتنے پریشان ہیں کہ ہم آگے سروائیو نہیں کر سکتے۔ تو خدا رہنے چاہیے کہ پولیٹکس کو علیحدہ اور بزنس کو علیحدہ رکھیں، اپنے مفاد کی خاطر عوام کا نقصان مت کریں۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ منصف خان، خان صاحب کہاں سے ہیں آپ؟ میں سوات شنگلے سے۔ سوات سے ہیں، یہاں پہ اکیلے رہتے ہیں یا فیملی کے ساتھ رہتے ہیں؟ نہیں، وہ اکیلے ہیں۔ اکیلا یہاں پہ مزدوری کرنے آئے ہیں، یہ کتنا ڈیلی کا کما لیتے ہیں؟ ڈیلی کے بس 900,000 روپے کما لیتے ہیں۔ 900,000۔ تو جب کوئی احتجاج ہوتا ہے اور ملک بند ہوتا ہے، دکانیں بند ہوتی ہیں، اور یہ سوات سے آپ آئے ہیں صرف کمانے کے لیے، جب آپ کی جو روز کی دہاڑی ہے وہ نہیں لگتی، دکانیں بند ہوتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے آپ کو، کس طرح سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟
जी बस अल्लाह से मांगते हैं, परेशानी बहुत होती है, फिर आगे भी हमने भेजने होते हैं पैसे ना, हमारे इधर वो कमाई है, उधर भेजने, वो इलाज भी कर रहे हैं, और इसमें हम सब कुछ कर रहे हैं। उधर तो हमारा इलाके में कुछ भी नहीं है ना, इधर मजदूरी करने आते हैं, इधर कभी मार्केट बंद हो जाते हैं, कभी मसले ज़्यादा हो जाए, एहतिजाज हो जाते हैं। क्या कहेंगे उनको, एहतजाज करने वालों को? बिल्कुल मैं यही कहना हूँ, एहतिजाज नहीं करना, हमें छुट्टी ना है, हमें ये खुशी है, ठीक है। जो छुट्टी है हमारे दिहाड़ी टूट जाते हैं, फिर हम उधर पैसे नहीं भेज सकते, तो मसले वो परेशानी ज़्यादा हो जाते हैं, हम को भी हो जाते हैं, उधर जो लोग हैं उनको भी हो जाते हैं परेशानी। ये जो एहतजाज होते हैं, जो आप जैसे डेली काम करने वाले लोग हैं, जो मजदूरी करके मेहनत करके जो है वो कमाते हैं और रात को अपने घर वालों के लिए जो है वो चूल्हा जलाने के लिए, रोज़ी रोटी के लिए कमा के लेके जाते हैं, जब इस तरह के मसाइल होते हैं तो किस तरह से मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है? देखिए जी, बड़ा टफ़ टाइम है हमारे लिए ना, और ये बड़ा मुश्किल होता है घर के अखराजात को सर्वाइव करना, दुकान के अखराजात को सर्वाइव करना, और जब कुछ ऐसी चीज़ आती है ना तो इसका जो सारा समझ लेके बर्डन होता है ना वो हमारे ऊपर आता है, और शॉप बंद होने से हमें बहुत नुकसान होता है। तो अगर मज़ीद कुछ ऐसी चीज़ें होंगी तो इससे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और ऑलरेडी अखराजात हैं, वो सारे मामलात हैं और बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जैसे कि हम भी जानते हैं कि कोरोना के बायस जो है वो मुल्क बंद रहा, बल्कि पूरी दुनिया बंद रही, महंगाई में भी इजाफा हो गया। इस वक्त जो अवाम है वो मुश्किल में है कि किस तरह से जो है वो महंगाई का सामना करें। हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है कि इकॉनमी स्टेबल हो, और काफ़ी हद तक जो है वो इकॉनमी स्टेबल हो भी रही है, लेकिन इस तरह के एहतजाज जो हैं वो फिर से हमें 2 कदम पीछे ले जाते हैं। जब दुकानें बंद होती हैं, ताजिरों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, हमारी जो आम आवाम है उसको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, हमारा ये जो मज़दूर तबका है उसको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आइए मज़ीद लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। इस वक्त मैं लाहौर की यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ, और जैसे कि लाहौर में कहा जाता है कि लाहौर जो है वो तालीमी हब है और यूनिवर्सिटीज़ का हब है, तो यहाँ पे जो दूसरे शहरों से भी हैं जो बच्चे आते हैं, दूर दराज से बच्चे आते हैं, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इनका मकसद ये होता है कि यहाँ पे आते हैं सिर्फ तालीम हासिल करने के लिए। लेकिन जब इस तरह के कोई भी एहतजाज की कॉल होती है तो कितनी मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ता है, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे दूर दराज से ये आते हैं तो हॉस्टल में रहते हैं, किसी रिलेटिव्स के पास रहते हैं, तो नॉर्मली इनका जो सफ़र है वो लोकल बसेस पे, मेट्रो पे होता है। तो किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, यूनिवर्सिटीज़ बंद हो जाती हैं, तालीमी जो सिलसिला है वो रुक जाता है। इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तैमूर। कहाँ से आप? मैं लाहौर। लाहौर से हैं। तो यूनिवर्सिटी में से कैसे आते हैं आप? मैं नॉर्मली मेट्रो ट्रेन से या ऑनलाइन प्रेफर करता हूँ। अच्छा, जब एहतजाज की कॉल होती है और मेट्रो बस हो जाती है तो क्या मुश्किलात जो है उसका सामना? एक्चुअली जब भी कोई एहतजाज होता है या कोई भी प्रॉब्लम राइज होती है, हमें इन द केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी ज़्यादा मसाइल पेश आते हैं। हमारा किसी भी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, हमारे लेक्चर्स होते हैं जिन्हें हम मिस नहीं कर सकते, या हमारी एक डेडलाइन होती है जिसे हम कभी भी किसी भी सिचुएशन में मिस, बट जब इस तरह का कोई मसला हो जाए तो हमारे पास कोई ऑप्शन होता नहीं है, कोई मिस करते हैं हम, तो उसकी वजह से जाहिर सी बात है हमें मसाइल दरपेश होते हैं जो हमारा बाद में कॉम्पनसेट नहीं हो सकता। तो इन नटशेल हमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस आती है अगर इस तरह का कोई मसला हो जाता है। इसमें काफ़ी किस्म के ये लोग, कभी छुट्टियां हो जाती हैं, कभी लॉकडाउन हो गया, कभी कुछ। तो अच्छा, जैसे नॉर्मली एहतजाज जब कॉल होती है, कोई भी जमात जो है वो एहतजाज की कॉल करती है, फिर रास्ते बंद हो जाते हैं, वो लोग भी जगह जगह धरना देके बैठ जाते हैं, तो ऑफिशियली तो डेफिनेटली छुट्टी नहीं होती, गेजेटेड हॉलीडे नहीं होती, यूनिवर्सिटीज तो ओपन होती है, लेकिन आप लोगों को मुश्किलात होती है। टीचर चाहते हैं अगर 10 में से 4 बच्चे भी आएंगे तो डेफिनेटली आगे पढ़ाया जाएगा, सेमेस्टर की पढ़ाई रोकी तो नहीं जा सकती, फिर आप लोगों को वो भी मीट करना पड़ता है, मुश्किल होती है। सवाल का बताएं। यस, बिल्कुल, ये हमें बहुत मसला दरपेश होता है, क्योंकि हमारा काफ़ी ज़्यादा हमारा एक शेड्यूल हमारा सेट होता है कि हमने इस पूरे एक पैरामीटर के अंदर या इस टाइमलाइन के अंदर अपनी असाइनमेंट्स पूरी करनी है, हमने अपनी प्रेजेंटेशंस पूरी करनी है। बट जब भी इस तरह का कोई मसला होता है, हमारा एक आप कह सकते हैं हमारा एक टर्म भी पोस्टपोन हो जाता है, और उसकी वजह से हमारी जो प्रिपरेशंस हमने काफ़ी देर का एक ग्रुप प्रेजेंटेशंस भी हमने प्रिपेयर किया होता है, इस तरह के मसले के बायस वो भी जाहिर सी बात है बहुत डिस्टर्ब होती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह की सिचुएशंस में स्टूडेंट्स को एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। पीसफुल
तरीके से कोई भी चीज़ अंडरटेक कर ली जाए, बट स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी मसला बनता है। जी, पीसफुल तरीके से कोई भी चीज़ जो है, कोई भी एहतजाज जो है वो किया जा सकता है, लेकिन मसला ये है कि पीसफुली हमसे कुछ होता नहीं है। जो इंतशार फैलाने वाले लोग हैं वो तो चाहते हैं कि इंतशार फैले। डायलॉग्स के जरिए अगर बात करनी होती तो शायद 9 मई का वाक़या भी जो है वो पेश ना आता। और हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये क्या कहते हैं कि इस तरह की एहतजाजी जो इंतशार वाली सियासत है उनसे इनको कितना जो है वो नुकसान पहुंचता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद इकबाल। आप कहाँ से हैं? बात मैं लाहौर से हूँ। लाहौर से हैं, तो किस तरह से आप आते हैं? मेनली अपनी बाइक पर ही आता हूँ यूनिवर्सिटी। अच्छा, तो नॉर्मली जब इस तरह कोई भी एहतजाज होता है, कोई भी धरना होता है, तो रास्ते जगह जगह बंद हो जाते हैं, बैनर्स लगा दिए जाते हैं, किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जब इस तरह की ज़्यादा सूरत हाल खराब हो तो यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन भी शिफ्ट कर दिया जाता है, मगर ओवरऑल हमारी सिचुएशन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी अगर आप ऑनलाइन में शिफ्ट करते हैं तो उस दौरान इलेक्ट्रिसिटी वगैरह या इंटरनेट का इशू वगैरह आता है, जिसकी वजह से जो हमारी क्लासेज हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरप्ट होती है। हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हो पाते, जो हमारी फिजिकल में होते हैं। ये सारे मसाइल हमें दरपेश आते हैं जब इस तरह की कोई सिचुएशन होती है। जब इस तरह की कोई भी चीज़ होती है, जब लॉकडाउन होता है या धरना होता है, तो किस तरह आपको फील होता है, क्या आप महसूस करती हैं? क्योंकि यहाँ पे जो आने का एक मेन ऑब्जेक्टिव है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है, आपकी स्टडी मुतासिर होती है, क्या कहेंगे इस हवाले से? मेनली जब ऐसा कोई ब्लॉकेज वगैरह होता है तो ट्रांसपोर्ट का जो मेजर इशू आता है, और बीइंग अ फीमेल जो है आपको सिक्योरिटी इश्यूज भी होते हैं कि आपके जो है कहीं पे भी आगे आपको मोटरवे बंद मिल सकती है या आपको हाईवेज बंद मिल सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर बीइंग अ स्टूडेंट मैं बोलूँ तो हमारी क्लासेस बहुत इफेक्ट होती है, हमारा एकेडमिक कैलेंडर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, और हमारे पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी वाइज इतना हम लोग आगे नहीं है कि हम लोग उसको ऑनलाइन क्लासेस में उस लेवल पे जो शिफ्ट कर सकें। तो बीइंग अ फिजिकल क्लास में जो आपको रूटीन सेट होती है वो डिस्टर्ब होती है हमारी बेसिकली। क्या समझती हैं इस सारे मसले का हल? मुल्क को किस तरह हम तरक्की की तरफ ले जा सकते हैं? किस तरह ये जो इंतशार की सियासत है, किस तरह समझती हैं आप खत्म हो सकती है? क्या हल है आपकी नज़र में? बेसिकली ये इंतशार की सियासत, उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है ना आम लोगों का ही हो रहा होता है, और ये रोड ब्लॉक करने से या इस तरह कोई भी प्रोटेस्ट करने से सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा होता है। तो इसलिए काइंडली इनको यही चाहिए कि ये डायलॉग से ही अपने मामला जो है ना हल करें। अच्छा, कहने को नाज़रीन कहा जाता है कि जो एहतजाज है वो आम लोगों के लिए हो रहा है, उनके बेहतरी के लिए हो रहा है, लेकिन इसमें सोचने की बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट है वो भी हमारी आम आवाम होती है, क्योंकि वो जो लोग एहतजाज करते हैं उनके घर वाले तो यहाँ तो मुल्क से बाहर बैठे होते हैं या घरों में आराम से सुकून कर रहे होते हैं। जो नुकसान है वो हमारी ये यंग जनरेशन का सबसे ज़्यादा होता है, जिन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में निकल के जाना होता है, पढ़ना होता है, और हमारे मुस्तकबिल जो पाकिस्तान है उसको मुस्तकबिल जो है वो रोशन करना होता है। और हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि ये क्या सोचते हैं कि क्या हल है इस तरह की सियासत का, और क्या हल है ये मुल्क के जो हालात जा रहे हैं। एक तो महंगाई है, महंगाई को कम करने के लिए, इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए इस वक्त जो है हुकूमत कोशिश कर रही है, इदारे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के जो धरने हैं, इस तरह का जो एहतजाज है वो कितना इफेक्ट करता है हमारी इकॉनमी? जी अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या नाम है आपका? और आप कहाँ से? लाहौर से हैं। तो आप किस तरह से आते हैं यूनिवर्सिटी? मेरी अपनी राइड है। तो आप क्या समझते हैं कि जो एहतजाज के वक्त जब रोड्स ब्लॉक होती हैं, डेफिनेटली बाइक आपकी बनती है, तो भी कंटेनर्स लगे होते हैं, आना मुश्किल होता है, तो किस तरह से आप सोचते हैं कि आपको इफेक्ट करते हैं इस तरह के एहतजाज? डेफिनेटली जो रोड ब्लॉक होने की वजह से पढ़ाई का हर्ज तो होता है हमारा, क्योंकि हमारे कोर्स की एक टाइमलाइन फिक्स होती है कि इतने वीक्स के अंदर या इतने मंथ्स के अंदर अपना कोर्स पूरा करना होता है, लेकिन जब रोड ब्लॉक होता है तो हमारी पढ़ाई का बहुत हर्ज होता है। तो इसलिए जो है मेरा ख्याल ये है कि जो जिन्होंने धरना देना होता है या कोई प्रोटेस्ट करना है तो वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो है वो उनके साथ बैठकर वो उनको क्या ऐसा रूट दें जिसकी वजह से जो आम आवाम है उनका जो है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो इफेक्ट ना हो, और जो स्टूडेंट्स हैं या जो कारोबार करते हैं उनको इतना मसला ना हो। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जो हमेशा से एक जमात का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना था कि जी जो नौजवान नस्ल है हमारे साथ है, और जैसे कि हमने देखा भी कि 9 मई को बहुत से जो हमारे नौजवान नस्ल है उनको डिट्रैक किया गया, लेकिन ये हमारी नौजवान नस्ल है जिसको सही गलत की पहचान है, जो डी ट्रैक नहीं है, जिनकी ब्रेन वॉशिंग नहीं की गई। तो इस वक्त जिस तरह से हमने इनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया, और सभी का ये कहना है कि जी सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो हमें होता है, क्योंकि हम दूर दराज से सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए आते हैं। और जो इस सिटी में लाहौर के भी शहरी हैं, जो लाहौर के भी स्टूडेंट हैं, उनका भी यही कहना है कि ऑनलाइन हमें क्लास की
जाती हैं, लेकिन ऑनलाइन में उस तरह से डेफिनेटली एक्सपीरियंस नहीं होता, वैसे सीखने को नहीं मिलता जो फिजिकली हम यूनिवर्सिटी में आते हैं तो सीखने को मिलता है। अब हम यहाँ जो टीचर्स हैं उनसे भी बात करते हैं, जो प्रोफेसर हैं उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि टीचर्स का भी रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, उन्होंने भी आना होता है घरों से बच्चों को तालीम देने। तो जब टीचर्स ही यूनिवर्सिटी में मौजूद नहीं होंगे तो फिर तालीम किस तरह से दी जाएगी। तो उनसे सोचते हैं कि उनसे पूछते हैं कि वो क्या समझते हैं कि किस तरह से इस तरह की इंतशार की जो सियासत है उसका खात्मा किया जा सकता है और वो इस सियासत से कितनी हद तक डिस्टर्ब होते हैं। तो आइए चलें। हर वक्त बर वक्त सोचिए, जब एहतजाज के बायस शहर बंद हो, डॉक्टर्स और मरीज अस्पताल ना पहुंच सकें और ये मरीज खुदा ना खास्ता आपका कोई प्यारा हो जो रास्ते की बंदिश के बायस तकलीफ से गुजरे, तो आपको कैसा महसूस होगा? एहतजाज और सड़कें बंद करना ही मसाइल का हल क्यों? ये एक स्पेशल प्रोग्राम है 26 नवंबर को पाकिस्तान टेलीविजन की 60वीं सालगिरह है। अपने सुरों और लाजवाल गायकी से अपने पूरे अहद को कनरस बनाने वाले हमारे दरमियान मौजूद हैं आज उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब। राहत साहब को सुनना और इस हवेली में सुनना पाकिस्तान का एक खूबसूरत मोमेंट है। सो आई एम फीलिंग हैप्पी दैट आई एम द पार्ट ऑफ दिस। मैं समझती हूँ कि पीटीवी जो है वो मेरा असासा है, आपका असासा है, हम सब का असासा है। मेरी ज़िंदगी पे बहुत बड़ा एहसान है पाकिस्तान टेलीविज़न का कि शायद मेरी शादी ना हो पाती अगर पाकिस्तान टेलीविज़न ना होता। क्या क्या पाकिस्तान टेलीविजन ने नहीं दिया पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को। वी आर वेरी प्राउड ऑफ पाकिस्तान टेलीविजन। ये हमारी रवायतों को बरकरार रखता है। मैं तो रोता हूँ कि मेरा दिल गया, मैं तो रोता हूँ कि मेरा दिल गया। तुम क्यों हंसते हो, तुम्हें क्या मिल गया? दिल लगी ये किया नहीं करते, दिल लगी ये किया नहीं करते। दुरुस्त, हर वक्त बर वक्त। जी इस वक्त हमारे साथ कुछ टीचर्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी इस हवाले से क्या राय है कि जब एहतजाज होता है तो इनको कितना इफेक्ट होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा प्रोफेसर साहब, जब इस तरह के एहतजाज की कॉल्स होती हैं तो कितना इफ़ेक्ट आपको लगता है कि बच्चों की ज़िंदगी में होता है? डेफिनेटली बच्चों का यूनिवर्सिटीज़ में आना मुश्किल होता है, उनका क्लासेस लेना मुश्किल होता है, तो आप क्या समझते हैं कि कितना इफ़ेक्ट करते हैं ऐसे एहतजाज स्टूडेंट्स को? बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। बेसिकली मैं बीजिंग में रहा हूँ काफ़ी देर, तो वहाँ पे बिल्कुल इस तरह का माहौल नहीं होता और मैं चाहता हूँ कि काश हमारे मुल्क में भी ऐसा वक्त आ जाए कि जब हम अपने बच्चों को सियासत से दूर रखें। और मेरी तो ये ख्वाहिश है, मेरा ये ड्रीम है कि हमारे जो बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा डिसिप्लिन हो और वो बिल्कुल अपनी क्लासें जो है वो प्रॉपरली पढ़ें, क्योंकि जब बच्चे एक क्लास मिस होती है फिर हमारे लिए भी मुश्किल हो जाती है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि लेस दैन 50% स्टूडेंट्स जो है वो क्लास में आए हैं। अब जो 50% क्लास में नहीं आए तो उनकी हमें फ़िक्र होती है कि हमने आधे बच्चों को पढ़ाया, अब आधों का हम क्या करेंगे। तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल होती है कि हम उनको फिर से दोबारा कोशिश करते हैं कि उन बच्चों के लिए अलहदा कोई क्लास मैनेज करते हैं, टाइम मैनेज करते हैं, एक्स्ट्रा सेशन रखते हैं हम, ठीक है, कि उन बच्चों का जो लॉस हुआ है, क्योंकि हमारा प्रोफेशन बेसिकली एक प्रैक्टिकल प्रोफेशन है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमने अपने बच्चों को एक अच्छा डॉक्टर बनाना है।
अच्छा, बच्चों का तो स्टूडेंट्स की तो बात होगी, अपना बताएं, टीचर्स का बताएं कि अगर 100 में से 50 बच्चे को भी पढ़ाना हो तो टीचर का आना ज़रूरी होता है, लेकिन अगर टीचर ही पहुंच ना सके एहतजाज की वजह से, धरनों की वजह से, तो फिर क्या कहते हैं इस हवाले से आप? जी, इसमें हमारे जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में रहते हैं, लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हमारे टीचर्स रहते हैं जो, उनको आने में काफ़ी मुश्किल होती है, तो बाज़ औक़ात वो नहीं आ पाते। फिर उन की तरफ से हम अपनी तरफ यानी हम टेक ओवर कर लेते हैं क्लास। फॉर एग्ज़ाम्पल एक टीचर नहीं आ सकते और रोड ब्लॉक है, उनका मैसेज आ जाता है जी कि मैं रोड पे खड़ा हूँ और मेरा पहुँचना क्लास में मुश्किल है इन टाइम, तो हम उसकी क्लास को फिर मैनेज करते हैं अपनी तरफ से। तो ऑफ कोर्स ये एक बड़ा मुश्किल मामला होता है हमारे लिए भी और बच्चों के लिए भी। प्रोफेसर साहब, यही सवाल आपसे भी पूछना चाहूँगी कि जब टीचर्स का आना मुश्किल होता है, पहुँचना मुश्किल होता है यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को पढ़ाने के लिए, तालीम देने के लिए, तो क्या कहते हैं कि इस तरह की एहतजाज जो है, एहतजाजी सियासत, उसका क्या हल देखते हैं आप? क्या किस तरह से एक कोई मैकेनिज़्म है जो बनाना चाहिए ताकि जो हमारे ये नौजवान नस्ल है उनकी जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब ना हो? मैं बीइंग द डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर भी इस हवाले से जब कोई इशू बनता है तो स्टूडेंट्स की स्पेशली ये कंप्लेन होती है कि सर हम पहुँच नहीं सके, हमारा जो आज का लेक्चर वो मिस हो गया है, या तो उसको रिपीट किया जाए उस हवाले से। और स्पेशली हमारी यूनिवर्सिटी में चूँकि सेमेस्टर सिस्टम है, तो सेमेस्टर सिस्टम में ये बड़ी अर्जेंसी होती है स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें मैं बजाते ख़ुद ये जो जोहर टाउन से सफ़र करता हूँ, तो अभी ये जो 3 हफ़्ते पहले एक हड़ताल थी, तो उसमें मैं ख़ुद तकरीबन ये जो 3 घंटे उसमें मैंने गुजारे हैं रश में। स्पेशली हमारे लिए भी ये बड़ा मुश्किल होता है यहाँ पहुँचना, सुबह इन टाइम पहुँचना। वापसी पे जाते हुए अगर इस तरह की हड़ताल हो जाए तो सारे दिन के थके होने के बाद ये प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल, सारा दिन के थके होने के बाद डेफिनेटली जो मुख्तलिफ लोग हैं जो मुख्तलिफ प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, सुबह 8 बजे से उठते हैं और शाम को 5-6 बजे घर पहुंचने का टाइम होता है, और उस वक्त भी इतनी ट्रैफिक होती है, रोड्स ब्लॉक होती हैं, अगर पहुंच ना सकें तो डेफिनेटली एक वो भी मुश्किल जो है वो सफ़र होता है। मैडम, आप एज अ फ़ीमेल टीचर आप क्या समझती हैं, जैसे फ़ीमेल स्टूडेंट्स हमारी जो हैं वो दूर दराज के शहरों से आती हैं तालीम हासिल करने के लिए, फिर यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की ब्लॉकेज होती है ऐसे एहतजाज की वजह से, तो कितना मुश्किल उनके लिए रहता है, और किस तरह से आप समझती हैं कि इस सारी चीज़ को हल होना चाहिए और इस तरह की चीज़ें, इस तरह के एहतजाज जो हैं वो मुल्क में नहीं होने चाहिए? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। बीइंग अ फीमेल मैं खुद भी ड्राइव करके आती हूँ और मेरा घर यहाँ से काफ़ी फासले पे है, और जब भी मुझे आना पड़ता है और इस किस्म की कोई सूरत हाल हो जाए तो मैं इनसिक्योर फील करती हूँ, क्योंकि जब हम सड़क के ऊपर गाड़ी पे बैठे होते हैं और हमारे इर्द गिर्द एक हजूम होता है, तो उसमें ज़ाहिर है इनसिक्योरिटी का एहसास होता है। प्लस ये है कि हमारे बहुत से काम सफ़र इसलिए भी करते हैं कि हम पहुँच नहीं पाते, और रिस्पॉन्सिबल पोजीशन के ऊपर हो के फिर हमें हमारा काम भी सफ़र करता है, क्लासेस सफ़र करती हैं। अगर आप वैसे बात करें कि मुल्की हालात के हिसाब से जिस तरह से आजकल हमारे हालात हैं, अफसोस की बात है कि हमारे तालीमी इदारों पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, तालीम पे बुरा असर पड़ता है। हमारे जो स्केड्यूल्स होते हैं वो हम उनके साथ नहीं चल सकते, और सेमेस्टर सिस्टम है हमारे यहाँ पे। सेमेस्टर सिस्टम में आप एक्स्ट्रा छुट्टियाँ अफोर्ड नहीं करते, और आजकल जिस तरह से स्मोक की वजह से भी बच्चों को ऑनलाइन किया, तो ऑनलाइन में भी उनकी तालीम का सेमेस्टर सिस्टम में जो कंपटीशन होता है वो भी ज़्यादा होता है, टाइम कम होता है, सिलेबस ज़्यादा होता है, और उसको एक स्पेसिफिक टाइम में 6 महीने में हमने कवर अप करना जी कवर करना होता है, और उसके मुताबिक ही हमारा अगला सेमेस्टर भी स्टार्ट होता है। सो अगर एक भी हमारा बीच में 1 हफ़्ता या 3 दिन भी निकल जाएँ तो उसका मतलब है कि हमारे एग्ज़ाम्स आगे हो जाते हैं। एग्ज़ाम्स आगे होते हैं मीन्स के डिग्री देर से मिलती है, सो उसकी रिपरकशंस बहुत आगे जाके आती हैं। तो दुआ तो यही है कि अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में अमन और अमान रहे और तमाम चीज़ें स्मूथली चलें और हमारे बच्चे तालीम हासिल करें और अपने शोबों में तरक्की करें। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर के प्रेसिडेंट मियाँ अबू ज़र साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। अच्छा, हमने देखा है कि पिछले दिनों स्टॉक मार्केट में भी तेज़ी है, बिज़नेस जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इस तरह की सूरत हाल में जब हमारी इकॉनमी बेहतर होने जा रही होती है तो कोई ना कोई एहतजाज की कॉल जो है वो दे दी जाती है, तो क्या असरात होते हैं बिज़नेस कम्युनिटी को इस तरह के एहतजाज से? आपका बहुत शुक्रिया। असल में स्टॉक एक्सचेंज जो ऊपर जा रही है उसकी मेन रीज़न ये है कि जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है उसको इत्मीनान है
جس کی وجہ سے اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے. جہاں تک احتجاج کا تعلق ہے، یہ جو ہو رہا ہے یہ سارا کام ہوتا ہے اسمبلیوں میں بیٹھ کے. ہر کسی کا حق ہے کہ وہ ایجیٹیشن کرے، جمہوریت اس کا حسن ہے، مگر اس حسن کو خدا کے لیے معاشیت کے ساتھ نہ کرے. اس وقت تقریباً 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگ ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں. اگر ایک دن بھی لوگ کام پہ نہ جائیں تو 1.5 ارب روپے سے زیادہ 2 ارب روپے ڈیلی ویجز کا لاسز ہوتا ہے غریب آدمی کا. وہ بیچارے پھر کیا کریں گے؟ خالی یہ ایجیٹیشن نہیں ہے، یہ ایک نقصان ہے جو پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے. اچھا میاں صاحب، پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں اس طرح کی انتشار کی جو سیاست ہے کیا اثر انداز ہوتی ہے؟ دیکھیں جی، میں نے آپ سے آلریڈی کہا ہے کہ 10 ارب روپیہ روز کا ریونیو کا لاس ہوتا ہے. انتشار تو دیکھیں، یہ لڑائیاں اسمبلی میں ہونی چاہیے. خدا کے لیے یہ ان کو سڑکوں کی بجائے ان کو اسمبلیوں میں باتیں کرنی چاہیے. میاں صاحب، کیا آپ لاہور چیمبر آف کامرس کے پلیٹ فارم سے میسج دینا چاہیں گے ایسے احتجاج اور ایسی جو رکاوٹیں ہیں جن سے بزنس ایفیکٹ ہوتا ہے، کیا کہنا چاہیں گے کہ اس ساری صورتحال کا آپ کی نظر میں حل کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، اس کو اسمبلیوں میں حل ہونا چاہیے. یہ جو طریقہ کار ہے نا سڑکوں پہ، یہ کوئی بھی حکومت ہو، میں کسی حکومت کی بات نہیں کرتا، کوئی بھی پارٹی پولیٹکس ہے، کوئی بھی پولیٹیشین ہے، اس کا کام ہے اسمبلی میں لڑے. یہ جو سڑکوں پہ لڑائیاں ہیں نا، اس کے فیصلے سڑکوں پہ اگر ہوں گے نا تو پھر قتل و غارت ہوگی. لوگ بھوک، آپ کی ڈیلی ویجز لیبر کہاں جائے گی؟ 1 کروڑ بندہ سے زیادہ لوگ ڈیلی ویجز میں ہیں. اگر 4 دن بند ہو جائے بیچارے کہاں جائیں گے؟ ناظرین، شاہ عالمی مارکیٹ جو ہے وہ لاہور کی سب سے بڑی جو ہے ہول سیل مارکیٹ اس کو کہا جاتا ہے. پوری پاکستان سے جو لوگ ہیں ہول سیل پہ جنہوں نے چیزیں خریدنی ہوتی ہیں وہ یہاں پہ شاہ عالمی مارکیٹ میں آتے ہیں. یہاں کے جو پریزیڈنٹ ہیں خرم لودھی صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ اتنی بڑی یہ ہول سیل کی مارکیٹ ہے خرم لودھی صاحب، شاہ عالمی مارکیٹ، جب اس طرح سے کوئی احتجاج کی کال دی جاتی ہے تو کس طرح سے جو تاجر حضرات ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں جی، کاروبار زندگی معطل ہو جاتا ہے اور مارکیٹس کے اندر جو کسٹمرز ہیں وہ آنا بند کر دیتے ہیں. اور اگر کوئی آ بھی جائیں تو گڈز جو ہماری گڈز ایسوسیشن ہے ان کے اڈے بھی بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہڑتال کی کال کے بعد موٹر وے بھی بند ہو جاتی ہے، جی ٹی روڈ پر بھی بلاک کر دیا جاتا ہے سڑکوں کو. ایک تو بات یہ ہے کہ ایک اس کا سسٹم بننا چاہیے. ہمارے ملک کے اندر ایک کم از کم اتنا ایجوکیٹ لوگوں کو کریں. ہم روز ٹی وی میں دیکھتے ہیں کہ جناب آج سٹاک ایکسچینج اوپر چلی گئی، ادھر سے پی ٹی آئی کا دھرنا آ جاتا ہے. میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی سربراہ مملکت پاکستان میں تشریف لاتے ہیں، جیسے ابھی بیلاروس کے آ رہے تھے، انہی دنوں پی ٹی آئی نے ہڑتال کی کال دے دی. تو ہم ان سے بھی یہ کہیں گے، دیکھیں اگر گھر کوئی مہمان آتا ہے نا، اگر ہم اپنے گھر میں 2 بھائی جھگڑ رہے ہوتے ہیں نا اور باہر کوئی رشتہ دار آ جائے تو کہتے ہیں یار چپ کرو آ گئے ہیں بعد اج کر لیں گے. لیکن یہاں ہوتا یہ ہے کہ اب کوئی ہمارے مہمان آ رہے ہوتے ہیں، ادھر پی ٹی آئی، پہلے چائنا والے آ رہے تھے، پی ٹی آئی نے ہڑتال کی کال دے دی، یا بیلاروس والے آ رہے ہیں، پی ٹی آئی نے ہڑتال کی کال دے دی. تو میں ان سے بھی کہوں گا کہ ملک کو چلنے دیں. اور مسلسل بہت عرصے سے آج ملک وہیں پر ہی ہے، کیونکہ ان کے دھرنوں کی وجہ سے ہم لوگوں کو بہت نقصان ہو رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے خرم صاحب، یہ جو داخلی انتشار ملک میں پیدا ہوتا ہے، یہ انتشار کی جو سیاست ہوتی ہے، کس حد تک ملک کی معیشت کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتی ہے؟ خان صاحب بھی تو آگے ہمیں کچھ بتائیں نا. مجھے تو ان کے جو ہمارا اتنا میڈیا ہے، آپ کا پی ٹی وی چینل ہے، وہ لوگوں کو بتائیں کہ جناب خان صاحب نے کیا تھا. کچھ ہمیں بھی تو بتائیں نا کہ انہوں نے جاتے جاتے پیٹرول پہ سبسڈی دے کے، اگر وہ محب وطن ہوتے تو سیاسی طور پہ پیٹرول پہ اتنی سبسڈی نہ دیتے، جس کی وجہ سے جو خزانے میں وہ کہتے ہیں نا ہم اتنے ریزرو چھوڑ کے گئے. سر وہ ریزرو دی پیمنٹ تے پھر ہو گئی، اور جیڑی سبسڈی دیتی تھی انہوں نے، تو خزانے کو نقصان پہنچائے، اٹ مینز مملکت پاکستان کو نقصان پہنچائے. جی، کیا آپ کیا کہیں گے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ احسن شاہد جی. احسن، آپ کا کیا بزنس ہے؟ میرا فوڈ پیکیجنگ کا بزنس ہے جی، اور میں ایگزیکٹو بورڈ ممبر بھی ہوں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. تو
क्या आपके असरात होते हैं बिज़नेस पे जब इस तरह के एहतजाज की कॉल्स होती हैं, और क्या आप कहेंगे कि जो पार्टीज एहतजाज की कॉल देती हैं, क्या वो मुल्क के मफाद या अवाम के मफाद के लिए ये एहतजाज की कॉल्स दे रही हैं? देखें जी, इसके असरात तो ये आते हैं कि आपका चलता हुआ बिज़नेस जो होता है एक दफ़ा ठप हो जाता है। आपको जिस टाइम अपने मुल्क में कारोबार, सियासी इस्तेहकाम की बारी आती है तो ये लोग इस चीज़ को छोड़ देते हैं और अपने एहतजाजों की तरफ आगे आ जाते हैं। अब PTI एक फितना सियासत की तरफ जाते हैं। आप देखें कि अभी इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही थी इस्लामाबाद में, इन्होंने तब कॉल दे दी। आप अपना क्या मेजरमेंट्स लेते हैं? हमारी गवर्नमेंट को भी एक स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने चाहिए कि ऐसी फितनी सियासत जो करते हैं उनको रोकना चाहिए। देखें हमारे मुल्क में बेरोज़गारी है, कितने लोग हैं जो कि डेली वेजेस पे हैं। हम ऊपर की क्लास को मत देखें, नीचे देखें, मिडिल क्लास को देखें कि हर बंदा एक जैसा नहीं है, हमें हर बंदे को लेके चलना है। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त मैं जिस बाज़ार में मौजूद हूँ यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो रोज़ अपनी रेहड़ी और ठेले लगा के अपने घर का गुजारा करते हैं। ऐसे में जब एहतजाज होता है या कोई भी जुलूस होता है या धरना होता है तो ऐसे लोगों पे क्या असरात पड़ते हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली रज़ा। अली रज़ा, रोज़ की दिहाड़ी जो होती है आपकी कितनी कमा लेते हैं? यही 1000-1500 रुपये कमा लेते हैं। 1000-1500 कमा लेते हैं। तो जब कोई रास्ते बंद होते हैं, जब एहतजाज होता है, कोई इस तरह की कार्रवाई होती है, तो फिर क्या करते हैं जब आप एक दिन अपनी ये जो है रेहड़ी यहाँ पे ठेला जो है नहीं लगा सकते? बहुत मुश्किल बनती है। हमारे कारोबार में फ़र्क डालते, जो हमने कमाना होता है वही हमने खाना होता है। ठीक है, इस वजह से जी, जैसे कि यहाँ पे और भी ठेले वाले मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि ये क्या कहते हैं कि जब इनकी जो है यहाँ पे फ़रोख्त नहीं होती, रेहड़ी नहीं लगती, ठेला नहीं लगता, तो क्या इन पे जो है वो असरात होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम है? मोहम्मद सुल्तान। अच्छा, ये कितने अनार बिक जाते हैं रोज़ाना, कितने किलो, और कितने पैसे जो हैं वो डेली के कमा लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बाजी, अगर सौदा बिक जाए तो तैयारी बन जाती है, अगर ना बिके तो फिर वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, तो जिस दिन रास्ते बंद होते हैं, एहतजाज हो रहा होता है, उस दिन जाहिर सी बात है आप अपनी दिहाड़ी यहाँ पे नहीं लगा सकते, ठेला यहाँ पे नहीं लगा सकते, तो फिर किस तरह से घर का गुजारा करते हैं, किस तरह से चूल्हा जलाते हैं? बाजी घर का गुजारा बहुत मुश्किल है। 20,000 रुपये किराया तो 20,000 बिल आ जाना, तो बहुत हालात मुश्किल हो, ज़िंदगी बहुत तंग जा रही है। तो जब रेहड़ी नहीं लगाते, ठेला नहीं लगाते, तो फिर क्या करते हैं? किस तरह से मुश्किल से गुजारा करते हैं? मुश्किल ही है बाजी, अल्लाह ही गुजारा कर, अल्लाह ही घर चलाता है, बंदे के पास में कुछ भी नहीं है। ये जो लोग जलसे जुलूस करते हैं, एहतजाज करते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको? ये चैन उन्होंने एक गल कहना चाहना, मैं खुदा दा नाम माफ़ी दो, चुप करके अपनी ज़िंदगी जो भी बसर कर, इंसान भी रहने दो, साढ़े बच्चे ने मेरे तक लग रहा है। क्या नाम है आपका? यूसुफ। यूसुफ, कहाँ से आते हैं? यहाँ पास ही आते हैं या दूर? पास से। अच्छा, कितनी दिहाड़ी, कितना बिक जाते हैं अंगूर, रोज़ कितना कमा लेते हैं? 1000-1500। 1000-1500। और तो जब रास्ते बंद होते हैं, कोई एहतजाज होता है और आप अपनी ये ठेला जो है यहाँ पे नहीं लगा सकते? सेल मुश्किल से ही है, सेल नहीं होती, अभी ये सौदे इसी तरह ही पड़े हैं, अभी काम बहुत स्लो है। और जाहिर सी बात है, ये फल है आपका ऐसा है कि ज़्यादा दिन रह भी नहीं सकता, फौरी तौर पे बेचना पड़ता है, और अगर 2-3 दिन कोई सड़कें बंद हो जाएं एहतजाज की वजह से तो बड़ा मुश्किल होता होगा, सारा सामान जो है वो वेस्ट हो जाता होगा। फिर इसी तरह नुकसान ही है। क्या कहना चाहेंगे ये जो एहतजाज की सियासत करते हैं, एहतजाज करते हैं, क्या आप लोगों के हक में कर रहे हैं ये सारा कुछ? वो अपना ही कर रहे हैं सब, हमारे हक में कौन सा कर रहे हैं। इसी तरह या थोड़ा स्लो ही करें काम। तो क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह रास्ते बंद करते हैं, एहतजाज करते हैं, इस तरह की कार्रवाई करते हैं, क्या कहना चाहेंगे जब आपका काम रुक जाता है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस इसी तरह लास्ट ठीक नहीं है, ये सारा बंद हो जाए, सिस्टम नहीं चलता, इसी तरह मेहरबानी करें, चार्ज वगैरह ना करें। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, यहाँ पे जो मज़दूर तबका है हमारा, यहाँ ये जो दिहाड़ीदार तबका है जो अपने ठेले लगा के या अपनी मज़दूरी करके जो है वो घर का गुजारा करते हैं, उनको सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो इस तरह के एहतजाज से होता है। जब जैसे ये बता रहे हैं कि 1000-1500 रोज़ का कमाते हैं, और ये जैसे फलों की जो है रेहड़ियाँ हैं, ठेले हैं, और अगर एक दिन या 2 दिन इनके फल ना बिकें तो डेफिनेटली ये भी वेस्ट हो जाते हैं, और फिर इनके जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है वो भी वेस्ट हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो डायरेक्ट नुकसान होता है वो इनको होता है। जैसे हमने स्टूडेंट से भी बात की, दूर दराज के शहरों से वो भी आते हैं, यहाँ पढ़ाई के लिए आते हैं, जब रास्ते बंद होते हैं उनकी भी क्लासेस मिस होती हैं,
तो उनका भी नुकसान होता है। ये जो इंतशार की सियासत है उसका ख़ात्मा हमें करना चाहिए। जो भी चीज़ है, जो भी मसला है, वो हमें डायलॉग्स के ज़रिए जो है वो हल करना चाहिए, ताकि हमारी जो आम आवाम है वो मुतासिर ना हो। और अगर कोई कहता है कि ये जो एहतजाज हैं या ये इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं वो अवाम के हक़ में है या हमारी नौजवान नस्ल के हक़ में है, तो ये सरासर झूठ है, क्योंकि अवाम का जो सारा रोज़गार है वो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी दिहाड़ियों से, उनकी जॉब से, उनकी दुकानों से, जैसे ताजर बरादरी है उनके बिज़नेस से चलता है। तो इस तरह एहतजाज की सियासत से या एहतजाज में शामिल होने से किसी का भी कोई भला नहीं होता। ये सिर्फ अपने मफाद की जंग है जो हम लोगों पे मुसल्लत करते हैं, और सारा का सारा जो इसका बोझ है वो हमारी आवाम को भुगतना पड़ता है। इसी के साथ कोमल सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।